हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ऑलराउंडर ब्लॉग्स 1824। तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ ग्रामश्री, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी हुई पोयम ग्रामश्री। तो चलो आते हैं फर्स्ट पंक्ति में। पहले खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भू तलक पर झुका हुआ नभ का चिन्ह निर्मल नील पलक। तलक का अर्थ होता है तक, और कोमल का अर्थ शब्द शब्द का अर्थ होता है कोमल शब्द का अर्थ होता है नरम या मुलायम बोल सकते हैं। तन का मतलब होता है शरीर, हरित का मतलब होता है हरा रंग, रुधि का मतलब होता है रुधिर का मतलब रक्त होता है ब्लड, श्यामल का मतलब हरी हरी, चिर निर्मल का मतलब सदा स्वच्छ रहने वाला, पलक का मतलब होता है फट या पहलू बोल सकते हैं। इस पंक्ति के द्वारा सुमित्रानंद पंत जी का यह कहना है कि गांव के प्राकृतिक मतलब गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन देते हुए कवि जी का कहना यह है कि गांव में दूर दूर तक मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली है। इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणें को देखकर कवि को ऐसा फील होता है कि चांदी की जाली बिछी हुई है। हरे तिनकों पर हिलती ओस की बूंदें देखकर लगता है कि उनमें हरा रक्त भर रहा है। हरी भरी धरती पर फैला नीला आसमान मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका रहा है। कवि को एक कवि जो है गांव को देखकर उनको कैसा फील होता है कि गांव में दूर दूर तक मखमल की तरह मतलब जो हरियाली जो होती है ना, पेड़ पौधों को देखकर उनको मुलायम कोमल की तरह फील हो रहा है। इस पर पड़ने वाले जो सूरज की किरणें होती है पेड़ पौधे के पर, उनको लगता है चांदी की जो जाली बिछी हुई है, और हरे तिनकों पर जैसे छोटे छोटे घास के ऊपर हिलती है उनके ऊपर ओस की बूंदें देखकर उनको ऐसा फील होता है कि हरा रक्त बह रहा है, हरा रक्त नॉट लाल रक्त, हरा रक्त बहने जैसे उनको फील हो रहा है। हरी भरी धरती पर फैला नीला आसमान, मतलब ये नीचे हरियाली और ऊपर आसमान, नीले आसमान को देखकर कवि को तो ऐसा फील होता है कि धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। तो चलो आते हैं दोस्तों सेकंड पंक्ति में। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बोली, अनहर सनई के सोने की किनकिनिये हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गद फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। यहाँ पर रोमांचित का मतलब होता है बहुत खुश होना यानी प्रसन्न हो जाना। वसुधा का मतलब होता है धरती, सनई का मतलब एक रेशेदार वाला पौधा जिसमें धागा धागा जैसे निकलता है एक पौधा जिसको सनई बोलता है। किकिनिया का मतलब होता है करधनी में लगे छोटे छोटे घुंघरू, भीनी का मतलब होता है हल्की हल्की चीज, तैलाक्त का मतलब होता है तेल युक्त चीज, हरित धरा का मतलब हरी भरी धरती, तीसी का मतलब होता है आलसी। यह अलसी भी एक तिलहनी पौधा होता है, पौधा का नाम होता है। इस पंक्ति का भाव कवि जी का कहना है कि गांव को देखकर इस गांव के इस सौंदर्य को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि धरती जो है खुशी एवं रोमांच से भर गई है। गांव की खुशी को देखकर मतलब गांव की सौंदर्य मतलब अद्भुत दृश्य को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि धरती जो है खुशी एवं रोमांच से भर गई है, खुशी खुशी से धरती जो पूरा भर गई है। उसका रोमांच मतलब कण कण से कण कण में उसको ऐसा लग रहा है कि रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जौ और गेहूं के पौधे में बालियां निकल आई है। अरहर और सनई के पौधे ये पेड़ के पौधे होते जो अनहर और सनई नाम है। पौधों पर लगी कलियां, कलियां नहीं फलियां, फल करधनी में लगे घुंघरुओं की तरह सुशोभित हो रही है। उनके ऊपर जो फल है ना, वो फल कैसे साउंड कर रही है, घुंघरू की तरह साउंड कर रही है। चारों ओर सरसों के फूल हैं जिनमें तेल की गंध फैल रही है। सरसों का पेड़ में तुम आपको ऐसा फील होगा कि सरसों तेल का स्मेल मार रहा है, वैसा फील होगा। इसी समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलम सी कली और नीले नीले फूल निकलने लगे हैं। तो चलो आते हैं दोस्तों तीसरे पंक्ति में। रंग रंग के फूल में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी चिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। यहाँ रिलमिल का मतलब होता है मिलजुल कर, छिमिया का मतलब होता है फलिया, लड़ी का मतलब होता है श्रीलंक श्रृंखला, वृत्तों का मतलब होता है डंठलों।
कवि का कहना यह है कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं, वही बगल के खेत में बैगनी सफेद फूलों वाली मटर को देखकर लगता है कि जैसे मटर जो है, मटर सखिया साथ साथ हंस रही हो। मटर में फलियों को देखकर लगता है कवि को कि वे मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए हैं। अपने खेती बाड़ी में जो खेती होते हैं, मटर की खेती उन जो है किसी अपने 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 पेटी में किसी रतन को छुपाए हुए जैसे कवि को फील होता है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जिन पर रंग बिरंगी तितलियां जो है उड़ने जैसे कवि को ऐसे फील होता है। उनको देखकर लगता है मानो फूल ही उड़ उड़कर वृत्तों पर जा रहे हैं। चलो आते हैं दोस्तों चौथे पंक्ति में। अज रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। रजत का अर्थ होता है चांदी, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, मंजरिया का मतलब आम का बोर, ठीक है, आम का बोरा। आम्र का मतलब होता है आम बोला जाता है, तरु का मतलब पेड़, झर रहे मतलब गिर रहे हैं, और दल का मतलब होता है पत्ते, मुकुलित का मतलब होता है अधखीला। तो कवि का कहना यह है कि गांव के प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन करते हुए कवि जी का कहना यह है कि ऐसे मौसम में आम की डालियों पर सोने चांदी के रंग की मंजरियां आ गई है, मतलब छोटे छोटे फूल आने से, गर्मियों के मौसम में आम का सीजन आने से छोटे छोटे फूल निकलता है, तो उसको कवि कैसे बोल रहे हैं, कैसे व्यक्त कर रहे हैं कि सोने चांदी जैसे सोने चांदी के रंग की मंजरी आ गई है। एक ओर आम में बौ आ रहे हैं तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते में गिरने शुरू हो गए हैं। मतलब पीपल का जो सीजन खत्म हो जाता है तो वो अपना पत्ता गिरा झड़ना शुरू कर देता है। कोयल भी मदमस्त होकर उड़ती फिर रही है, फूल आने से कटहल महक उठता है, और जामुन के फूल अभी अधखीले हैं, मतलब जामुन का फूल अभी तक खिला नहीं है, अधूरे ही बाकी है, उसका प्रोसेस चल रहा है। जंगल में झरबेरिया लद गई है, वहां के पेड़ पर फूल आ गए हैं। एक ओर जहां नींबू थी, नींबू अनार आदि फूलों से लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैगन मूली आदि सब्जियां तैयार होगी। एक एक सीजन के अकॉर्डिंग एक एक फल या फूल खिलते रहते हो, टाइम और सीजन के अकॉर्डिंग एक एक फूल और फल का। तो सीजन के अकॉर्डिंग नींबू अनार आदि उनका सीजन तो अभी चल नहीं रहा, तो आम का सीजन है करके गर्मी का सीजन, तो सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब चौथे पंक्ति तो हो गया है, पांचवें पंक्ति में आते हैं। पीले मीठे अमरुदों में अब लाल ताल अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। चित्ती का मतलब होता है धब्बा या निशान बोल सकते हो। मधुर बेर का मतलब होता है मीठे बेर। अवली का मतलब होता है आंवले का छोटा सा फल। लहलह का मतलब होता है हरा भरा लहराता हुआ। महमा का मतलब होता है महकाता हुआ। कवि का कहना यह है कि अमृत पकड़ कर, अमृत जो है पक पक कर पीले और मीठे होते हैं। अमृत का जब सीजन खत्म हो जाता है उसका पीरियड ऑफ टाइम, तब वो ज्यादा ही पक जाने से उसका पीले हो जाता है और मीठे ज्यादा हो जाते हैं। उन पर लाल लाल धब्बे चित्तियां पड़ गए हैं, दागी आ जाते हैं फ्रूट्स के ऊपर, कोई भी फ्रूट्स के ऊपर उसका ज्यादा लाइफ टाइम मतलब जितना रहता है उसका शेल्फ से ज्यादा हो जाने से वो पक जाने जैसी और ज्यादा पीला, उसका ये सब निशानियां हैं। ज्यादा धब्बे जैसी काले काले दाग आ जाते हैं। बेर जो है पक कर सुनहरे और मीठे हो गए हैं। आंवले की डालियों पर छोटे छोटे फल जड़े हुए हैं। खेतों में हरी भरी पालक लहरा रही है, छोटी छोटी फल, ये सब पूरा सीजन के बारे में कवि दर्शाया गया। धनिया जो है अपनी महक बिखरने लगी है। लौकी और सेम की लताएं जो है मतलब पेड़ उनका पत्तियां जो है फल कर फैल गई है, मतलब फैल गई है उसकी। टमाटरों का लाल रंग मखमल जैसा लग रहा है। मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छे जो है बड़ी सी हरी थैली जैसे दिख रहे हैं। मिर्ची के गाछ में अगर देखेंगे तो गुच्छे गुच्छे को देखकर कभी को ऐसा फील हो रहा है कि कोई थैली जैसा दिख रहा है, कोई थैली जो है मिर्च के पेड़ पर लगा हुआ है, उनको ऐसे लग रहा है। ये पांचवा पंक्ति में है, ये पूरा फल फूल के बारे में मतलब सब्जियों के बारे में दर्शाया गया है कि उनका भी अगर सच में ऐसा हो देख मतलब उनको देखकर कैसा फील होता है। तो चलो दोस्तों छठवें पंक्ति में आते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुलों की कंघी से बगुले,
कलंगे सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मरगोठी रहती सोई। इसमें अंकित का मतलब होता है बने हुए या कोई चित्र, चित्रित मतलब बन चुका है। सतरंगी का मतलब होता है 7 रंगों वाली कोई चीज। सरपत का मतलब होता है बड़ी तथा लंबी घास जिनके तने तथा पत्तियों से छप्पर बनाया जाता है। छाई का मतलब होता है कोई बनाई हुई चीज। तट का मतलब होता है नदी के किनारे, कॉर्नर जो होती है, भूमि जो होता है ना, उसको तट बोलते हैं। कलगी मतलब चिड़ियों के सिर पर की चोटी, चिड़ियों के जो सिर पर जो चोटी होती है उसको कलिंगी बोलते हैं। तिरते का मतलब होता है बहते। सुरखाब का मतलब होता है चकवा पक्षी। पुलिहिन का मतलब होता है नदी का रेतीला किनारा। जो नदी का जो कॉर्नर साइड में आते हैं तो वहां पर बालू वगैरह रहता है ना, रेती, तो उसको ही पुलिन बोलते हैं। मगरौठी का मतलब होता है मुगराबी नामक एक पक्षी है, ठीक है। कवि का कहना यह है कि गंगा की सतरंगी रेत पर, गंगा, अब यहाँ पर कवि ने गंगा मतलब नदी के बारे में दर्शाया। गंगा की सतरंगी रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वे सांपों के आने जाने से बने हों। मतलब हाँ, नदी के किनारे पर नदी के किनारे पर तरबूजों की खेती तथा सरपत से बनाई झोपड़ियां सुंदर लग रही थी। उनके आजू बाजू नियर देखने से क्या लग रहा था, तरबूजों की खेती और सरपत से बनाई झोपड़ियां सुंदर लग रही थी उनको, कवि को। इन्हें तरबूजों की रखवाली के लिए बनाया गया है, जो किसान लोगों के लिए, मतलब जो देखभाल करते हैं उसके लिए बनाया गया था घर सब। पानी में खड़े बगुले अपने सिर खुजला रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि वे अपने बालों में कंघी कर रहे हैं। बहते पानी में चक्रवाक तैर रहे हैं, पानी में जो है कीड़े वगैरह तो तैर रहे हैं। तथा रेतीले किनारे पर मरगोटी नामक पक्षी सोया हुआ है। कॉर्नर कॉर्नर में रेत वगैरह में एक पक्षी सोया है, उनका उसका नाम क्या है, मगरोटी। ये सब याद रखने का चीज है, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट पंक्ति बताने से पहले, आप कोई भी अगर न्यू मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना भूलना मत, और बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी भूले मत, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। चलो आते हैं लास्ट पंक्ति में। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से रोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे से खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में सिनगद शांत निज शोभा से हरता जनमन। या हिम आतप का मतलब होता है सर्दी की धूप, ठंड के मौसम में जो धूप निकलता है उसको हिम आतप बोलते हैं। तारक मतलब तारे। मरकत का मतलब होता है जो पन्ना नामक रतन, पन्ना नामक रतन जो होता है। नीलम का मतलब होता है नीले रंग का कोई भी रत्न चीज, मोती वगैरह, ब्लू कलर का। आच्छादन का मतलब गिरा हुआ चीज। निरुपम का मतलब होता है कोई अद्भुत दृश्य या अनोखा चीज। हिमांत का मतलब होता है सर्दी की समाप्ति, जैसे दिसंबर जन फेब में आते आते ठंड खत्म होता है तो वो मौसम को यहाँ पर हिमांत बोलते हैं। सिनगत का मतलब होता है कोमल, प्रेम भी बोल सकते, प्रेम युक्त। हरता का मतलब को तो छीनता, छीन लेना। कवि का कहना यह है कि इस अद्भुत ग्रामीण सौंदर्य को देख के कवि कह रहे हैं कि हरियाली पर धूप पड़ती है तो लगता है कवि को ऐसा कि वह हंस रही है। सर्दी की धूप जो है चमक उठती है, लगता है कि धूप और हरियाली अलसा कर सो गए हैं। मतलब सर्दी के समय तो, ठंड के मौसम में तो ज्यादा धूप सब कोई पसंद करते हैं, सब कोई धूप में जाके सोना पसंद करते हैं, तो हरियाली पेड़ पौधे को भी देखकर भी शायद वो लोग भी ऐसा फील करते करके कवि बोल रहे हैं। ओस से रात भीग चुकी है जैसे लग रहा है, तारों की चमक जो है फीकी पड़ने से लगता है कि वे सपनों में खो गए हैं। धीरे धीरे जैसे उजाला होगा तो तारों तो अपना तारा का ब्राइटनेस तो खत्म हो जाएगा, धीरे 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 उसमें लाइट कम फेंकेगा, तो ऐसा लग रहा है कि वो सपने में खो गए, नींद में ही चले गए। कवि को ऐसे लग रहा है तारा को देखकर। सुंदर गांव पन्ना जो नामक रत्न के खुले डिब्बे से लग रहा है, उस पर नीला आकाश छाया हुआ दिख रहा है, जो नीलम के आवरण जैसा है। आकाश कैसा दिख रहा है कवि को, नीला ही है, नीला तो है इसलिए नीला दिख रहा है। सर्दी की समाप्ति पर अद्भुत शांति छाई हुई है। जैसे जैसे ठंडा मौसम खत्म होता है, गर्मी एंटर करता है, स्प्रिंग, तो तभी इतना शांति जैसे माहौल, जैसे सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य कवि को ऐसा नजर आता है गांव वगैरह में। ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर खींच रहा है। ये गांव को देखकर कवि का मन जो है खींच दे रहा है, मतलब उनका बहुत अद्भुत दृश्य देखकर कवि को बहुत खुश खुश नजर आ जा रहा है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, तो प्लीज कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना भी भूलना मत। बाय बाय गाइस।